चार मीनार नर्सरी। जी हाँ, एक ऐसा नाम पिछले 45 वर्षों से आपके बगीचों को खूबसूरत बना रहा है। क्रोटन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और हाइब्रिड फ्रूट प्लांट्स, बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश। चाहे आपका फार्म हाउस हो या होम गार्डन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। HYC के सलमान खान ने BRS पार्टी में शुमालियत इख्तियार कर ली है। आइए देखते हैं इसी के चंद मनाज़र। टीम और सलमान भाई के वालिद साहब का भी माशाल्लाह। साथ ही साथ हकीम भाई योड़गुर की आप लोग हटे। एक मिनट साथ ही साथ हकीम भाई को तो डाल दिया है। एमडी शहबाज खान साहब, यूनुस खान साहब, आसिम खान साहब, गफ्फार खान साहब, एमडी शरीफ साहब, इरफान खान साहब, अहमद खान साहब, सोहेल खान साहब, इन लोग को डालने के बाद में बात करने के बाद बाकी के लोगों की ज्वाइनिंग रहती। ये 8 हट के बाद में बात करने के बाद दूसरों की ज्वाइनिंग रहती भाई। जो खंडवा डाल लिया आप लोग जरा पीछे जाइए प्लीज। आप बैठ जाइए भाई। अन्ना चाल अन्ना आप लोग बैठिए भाई, आप लोग बैठिए प्लीज। महेंद्र भाई विलन जरपेन रही प्लीज, आप लोग हट जाइए भाई, आप लोग हटो। खत्म अन्ना आप ऐसे ही भाई आप तमाम से अदबन गुजारिश है, सलमान भाई की ज्वाइन अच्छी तरीके से होने दीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। सबसे मिलते केटीआर साहब, सबसे 2 मिनट सलमान भाई को 2 मिनट बात करने दीजिए। मेहरबानी करके आप लोग बैठिए। नौजवान बच्चों से गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है, मेहरबानी करके थोड़ा 2 मिनट बैठिए, मेहरबानी करिए प्लीज। मुझे भाई सलमान भैया बैठिए प्लीज, मेहरबानी करिए बैठिए। अभी हमारे HYC के सलमान भाई अभी BRS के सलमान भाई हो गए। BRS के सलमान भाई से हमारी गुजारिश है कि आप अपने नौजवानों को और रियासत तेलंगाना और जुबली हिल्स की आवाम को 1-2 मिनट मुखातिब करिए। ले बात करिए सलमान। पहले मैं अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद मैं KCR साहब और KTR साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ स्टेज पर मौजूद तमाम BRS के कायदीन, ज़िम्मेदार, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी यहाँ पर जुबली हिल्स के नौजवान मर्द मुजाहिद मौजूद है उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का वक्त चल रहा है और इस जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में काफ़ी लोग अपनी किस्मत आजमा रहे।
वैसा ही आपका भाई भी किस्मत आजमाने के लिए जो है नॉमिनेशन दाखिल किया था, मगर अफसोस की बात है कि कांग्रेस की हुकूमत ने एक साजिश के तहत मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया। और मैं जब रीज़न पूछने को गया तो मुझे रीज़न नहीं बताया गया, और जब मैं रिटर्न में लिखने को बोला गया तो रिटर्न में भी मुझे नहीं दिया गया। तो ये एक साजिश के तहत ये एक साबित होता है कि मुझे साजिश के तहत मेरा ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। एक हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया गया, और वजह आपको जानकर हैरानी भी होगी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में, मगर अफसोस की बात है ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान एमएलसी है, ना कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। कांग्रेस की एक ऐसी साजिश है कि वहाँ पर मुसलमानों की हर वो आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की दुश्मन है। मैं इसीलिए कहा था कि जुबली हिल्स में अगर हम सबको निकालना है तो कांग्रेस का जनाजा निकालना है। मैं इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस का जनाजा इसलिए निकालना है क्योंकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये अल्फाज बोला कि कांग्रेस का जनाजा निकालना है तो तमाम वो मिनिस्टर्स, कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए और बोलने लग गए कि सलमान भाई आपको क्या होना हम देने तैयार है, सलमान भाई आपको क्या, आपको इख्तियार देने हैं के लिए हम तैयार है। मगर मैं क्या बोला कि 21 तारीख से पहले अगर तुम खबरस्तान दे देते तो हम तुम्हारे पास चलकर आ जाते थे। 21 तारीख से पहले तुम खबरस्तान दे देते तो इतनी नौबत नहीं होती कि तुम यहाँ पर मेरे दहलीज पे आओ। मैं तुम्हारी दहलीज पे आने तैयार था, मगर तुमने देरी की और हमारी ताकत को तुमने कमज़ोर समझा। आज मैं एक ऐसी ताकत के साथ हूँ जो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखती है। और जब मैं केटीआर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं तहे दिल से मैं केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह बन गई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी मुलाकात जब हुई, वो उस मुलाकात में केटीआर साहब के जो अल्फाज थे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सलमान भाई मुझे एक चीज़ का डर है, मुझे एक चीज़ का डर ये है कि हिंदुस्तान में जो हालात बनते आ रहे हैं वो हालात खुदा ना खास्ता हमारे तेलंगाना में क्यों होना हो जाए। ऐसे हालात मुझे डर है। वो कौन से हालात है कि जहाँ पर एक ही थाली में खाने को बैठे तो उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ऐसा माहौल तेलंगाना का होना चाहिए। जब ये अल्फाज मैं सुना कि एक हम जो है ना गंगा जमुना तहजीब को जो है ज़िंदा रखने के लिए हमारे केटीआर साहब के दिल में एक तड़प है, एक फ़िक्र है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं मुतालबा किया केटीआर साहब से कि जो ग्रेवयार्ड का था, तो 1 सेकंड नहीं लिए केटीआर साहब, 1 सेकंड नहीं लिए हाँ बोलने पर, क्योंकि वो बुनियादी हक़ है जो हमको मिलना भी ज़रूरी है, और इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। अगर हम इख्तिदार के भूखे रहते तो हम कहीं पर और चले जाते, मगर हमको जो हक़ लेना है इज़्ज़त के साथ वो हम लेंगे इंशाअल्लाह, और वो केटीआर साहब देने के लिए तैयार है। और ये कांग्रेस की हुकूमत कल से ख़रीदने की कोशिश कर रही थी, कल से ख़रीदने की कोशिश कर रही थी, तमाम वो मिनिस्टर्स ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये बात केटीआर साहब के सामने भी रखा। केटीआर साहब ने कहा कि हम लड़ रहे हैं, हम वॉरियर्स हैं, हम फाइटर्स हैं, हम हमारे हक़ लेने के लिए हम फाइट करेंगे। तो ये बात भी अच्छी दिखी। अब मैं ये कांग्रेस के जो जितने ज़िम्मेदार जो मेरे पीछे लगे हुए थे, कल से पूरी ताकत लगा लिए, पूरे मिनिस्टर्स आ गए, तमाम वो ज़िम्मेदार आ गए
ये बोलने लगे कि तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आदान वो ये कर देंगे। आप बस एक बार सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ मुलाकात कर लो। मगर मेरा दिल जो है ना, ज़मीर गवारा नहीं करा, ना मेरा ईमान गवारा करा कि मैं ख़बरस्तान का सौदा कर सकूं। ये लोग ख़बरस्तान नहीं दे सकते, वो सबको मालूम है। और हमारी जुबली हिल्स में जो लड़ाई है वो ख़बरस्तान की है, और मेरा मकसद था ख़बरस्तान हासिल करना। वो केटीआर साहब आपको आगे बताएंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर अब जो आए हैं, पूरे जुबली हिल्स के जिम्मेदार है। हाथ उठाओ कितने जुबली हिल्स के मेरे साथ आए हुए। तमाम ये जिम्मेदार अहद कर लो कि आने वाले दिनों में जुबली हिल्स में कांग्रेस का जनाजा निकालने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। और बीआरएस को इतना मजबूत करना है पूरी रियासत में, तेलंगाना रियासत में बीआरएस का झंडा ऊंचा करना है इंशाल्लाह। और जो रेवंत रेड्डी जो हुकूमत चला रहे, वो रेवंत रेड्डी की उसकी औकात भी ये बताना है कि हम कमजोर नहीं हैं, हमको पूछने वाला एक मसीहा हमारे दरमियान में है। तुम मुसलमानों के वोट तो हासिल कर लिए, मगर तुम हमको पूछ के नहीं देखे, एक बुनियादी हक तुम नहीं देख सके, मगर सिर्फ मुसलमानों के तुम वोट लेते गए और आज तक हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि केटीआर साहब, केसीआर साहब की ज़ेरे सदारत में कि हमारी तरक्की भी होगी, हमारी हिफाजत भी होगी, तेलंगाना रियासत की तरक्की भी होगी। अगर मैं कुछ जाने अनजाने में अगर केसीआर साहब और केटीआर साहब के बारे में अगर मैं कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किया हूं तो मैं माज़ीरत चाहता हूं साहब आपसे। मेरे बड़े हैं और मेरे दिल में इज्जत होती है बड़ों की, क्योंकि मेरी तरबियत हुई है बड़ों की इज्जत करना। अगर मेरी गलती होती है तो मैं नादिम भी हो जाता हूँ, ये मेरी तरबियत है। और आप सब जानते हैं कितने मुश्किलों से, कितने तकलीफ़ों से मैं गुजरा हुआ इंसान हूँ, बहुत मुश्किलों से गुजरा हुआ इंसान हूँ। सब जानते हैं यहाँ पर, सब जानते हैं यहाँ पर। और जुल्म करने वाले कोई और नहीं थे, वो हमारे ही लोग थे जो हमारे पे जुल्म करे। और सब जानते कि कितना जुल्म हुआ मुझ पर, मगर वो जुल्मों से सहा, लड़ा, और आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं जहां पर एक मुजाहिद और एक वॉरियर बैठे हैं मेरे साथ। तेलंगाना रियासत अलग करने के लिए बहुत कुर्बानियां उठाई है, तो ऐसे वॉरियरों के साथ एक वॉरियर जुड़ना जो है ना बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपको खरीदने की बात करते, अगर मुझे अपने आप को बेचना होता तो कब की बेच चुका होता, मगर ये हमारा ईमान बेचने वाला नहीं है, ना हमारा ज़मीर गवारा करेगा। केटीआर साहब, आपसे पहले मैं आपके पास बात रखने पहले मैं मेरे पूरे कैडर से बात किया। कितने से बात किया, हाथ उठाओ। तो सबका यही कहना था कि कांग्रेस को हमने दिया मौका और कांग्रेस ने दिया मुसलमानों को धोखा। ये सबका यही कहना था कि हर घर जुबली हिल्स में जब जाकर पूछेंगे तो बीआरएस का कहना है और बीआरएस को लाना है। मैं आपको ये मन से कह रहा हूं कि आपकी जीत इंशाअल्लाह तय हो गई। आज तय हो गई। कांग्रेस को कोई भी ताकत सपोर्ट करने दो, इंशाअल्लाह हम सब की ताकत और ऊपर वाले की ताकत आपके साथ है, आपको जिता के लाएंगे इंशाअल्लाह। आप सब जानते कि दुनिया में एक नया निज़ाम रहता, चढ़ते हुए सूरज की तो पूजा सब कर लेते, करते कोई तरक्की कर ला तो उसको तारीफ भी करते, मगर जब स्ट्रगलिंग करता, जब लड़ता, लोगों के हक दिलाने के लिए तकलीफ़ां झेलता, तो उसका साथ कोई नहीं देता। मगर आज हम सबको एकजुट होना है और ये जालिम को हराना है। इसलिए हराना है क्योंकि आने वाली हुकूमत जो होगी वो बीआरएस की होगी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आने वाली हुकूमत बीआरएस की होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाले सीएम साहब हमारे केटीआर साहब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, ये मेरे जज्बात है, ये मेरी दिल की बात है, किसी और की नहीं।
ये मेरे दिल की बात है कि आने वाले अगर कोई सीएम होंगे तो नौजवान होनहार और वरियर फाइटर वो केटीआर साहब होंगे। शुक्रिया आप सबका, मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए, हमारी हिम्मत अफजाई किए। और पूरे तेलंगाना स्टेट में यही एक बात चल रही है कि जुबली हिल्स में बीआरएस का झंडा, गुलाबी झंडा लहराने वाला है। शुक्रिया। ये वो सब बेकार है, आने वाली कार है, ये वो सब बेकार है, ये वो सब बेकार है, ये वो सब बेकार है। केटीआर साहब, केटीआर साहब। अब आली जनाब इज्जत माप रियासत तेलंगाना के अकलियती दोस्त, हरकियाती कायद, होने वाले चीफ मिनिस्टर जनाब केटीआर साहब बात करेंगे। हमारे थैंक यू पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर हमारे भाई मुजीबुद्दीन साहब, साबिका एमएलए, और हमारे भाई शकील अहमद साहब, साथ ही साथ आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे भाई हैदराबाद यूथ करेज के नाम से पिछले 5 साल ऑर्गेनाइजेशन चलाते, काफ़ी सारे मुश्किलात और काफ़ी सारे मुसीबत भी उन्होंने देखा, और आज हमारे साथ जुड़ के एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ताकत जो आप, नई एनर्जी जो आप आज पार्टी में लाए, मैं सलमान खान साहब का इस्तेकबाल करता हूं। साथ ही साथ उनके वालिद साहब हकीम खान साहब और शाहबाज खान साहब, यूनुस खान, आसिम खान साहब, गफ़ार खान साहब, मोहम्मद शरीफ, इरफान खान, अहमद खान, शोएब खान, और जितने भी हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं लिया हूँ, आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तेकबाल आपका भी करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे लीडर, हमारे मसीह भाई, इम्तियाज़ साहब, वाहिद भाई, अकबर साहब और शफ़ी भाई, हमारे बासित भाई, हमारे बदरुद्दीन साहब, मोहित खान साहब और अरशद भाई, जीवन रेड्डी साहब, समीर भाई, कार्तिक रेड्डी साहब, मसीह, सबका नाम ले लिया भाई, और जिसका भी नाम नहीं बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले एडवांस में माफ़ी चाह रहा हूँ। भाइयों, अब तमाम नौजवानों से मैं भाई इतना ही कहना चाहता हूँ, कल रात में मेरी मुलाकात हुई सलमान से। मैं इससे पहले कभी मिला नहीं, पर एक दफ़ा शायद 1 साल पहले इनका एक मैसेज आया था मेरे फ़ोन में कि साहब मेरा नाम सलमान खान है, मैं हैदराबाद यूथ करेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं चलाता हूँ, 10 एम्बुलेंस मैं डोनेट करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहा हूँ, बोल के इनका मैसेज था। मुझे खबर नहीं था, मालूम नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि सलमान खान कौन है, क्या है, हैदराबाद यूथ करेज क्या है, नहीं मालूम था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं अपनी टीम से पूछा, कौन है भाई ये बच्चा? बोले साहब हम लोग थोड़ा चेक करके बताएंगे। फिर बाद में बोले अच्छा काम कर रहा साहब, बहुत अच्छा काम कर रहा, गरीबों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे इन्हों। सलमान खान नौजवान लड़का है, शायद 30-35 के बीच में उम्र रहेंगी, काम तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। तो मैंने पूछा हमारे टीम से, इरादा क्या है, कोई सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? बोले नहीं साहब, लगता तो यही है कि खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बदकिस्मती वक्त का ये था, प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं प्रोग्राम में तो शामिल नहीं हुआ, पर ज़रूर तब से मैं इनकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सब पे मैं नज़र रख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ। और आज खुशी की बात यह है कि ये जो नौजवान लड़का है सलमान, इतना मैच्योरिटी के साथ आज जिन्होंने जो बात रखने की कोशिश की, एक ही बात में उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि हमने बार बार मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने बार बार धोखा ही दिया हमको। ये बस एक सेंटेंस में कांग्रेस की हिस्ट्री, कांग्रेस की तारीख पूरा उन्होंने बता दिया। भाइयों, मैं आपसे 2-4 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अभी करीब 80 साल होने को आया हिंदुस्तान आज़ाद बन के। आज़ादी के बाद 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10-11 मौका आपने कांग्रेस पार्टी को दिया, वहाँ पे ऊपर मरकज़ में और यहाँ पे रियासत आंध्र प्रदेश, जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तब, उसके बाद में तेलंगाना में।
कुल मिला के 10-11 मौका, 50 से 55 साल हुकूमत चलाने का मौका मरकज में और रियासत में आपने मौका दिया उनको। कांग्रेस बस हमेशा से एक ही बात मानती है, उनको लगता है कि वो गुत्तेदार हैं, ठेकेदार हैं मुसलमानों के वोट पे। उनको लगता है कि मुसलमान को किसी और को वोट देने का हक है ही नहीं, इसीलिए कल इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिए। सलमान अगर वहां पे नॉमिनेशन उनका एक्सेप्ट हो जाता, कांग्रेस को मालूम था कि मुसलमान बच्चे जो आपके साथ जुड़ के हैं जरूर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और शायद दोनों पार्टियों में, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस हो, दोनों में से किसी को नुकसान हो सकता है। तो साजिश किया, इनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिया। कल मैंने उनको शाम में दावत दिया, बोला कि सलमान मेरे से आके मिलो आप। चले आए, अपने वालिद साहब के साथ आए, हकीम खान साहब के साथ। हकीम भाई बोले मुझसे कि मुझे 5 मिनट बात करना है आपसे। तो मैं बोला ठीक है। मैंने पूछा उनसे एजेंडा क्या है, कोई सियासी एजेंडा है, क्या चाह रहे हैं आप, क्या बनना चाह रहे हैं सलमान। तो उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा, उन्होंने कहा साहब हम कोई पोजीशन के लिए नहीं आए, हम कोई पैसे वैसे लेने वाले नहीं हैं, हम हमारे ज़मीर बेचने वाले नहीं हैं, हम बस एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं आपसे, इज्जत चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो ख्वाम है उसका खिदमत और उसके कुछ रिक्वेस्ट हैं वो आपके सामने रखेंगे। बस इन चीज़ों के बारे में आप एक आश्वासन दो, एक हामी दो, उसको लेके हम आगे आएंगे। तो मैंने बार बार इनसे पूछा, दोनों से पूछा, फादर से और सन से, दोनों से पूछा कि साहब बताइए क्या चाहिए उनको। बोले कुछ नहीं चाहिए साहब, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ अगर मदद करूं, कुछ आप इलेक्शन भी लड़ना, इतना कुछ कर रहे हो आप। बोले नहीं, एक पैसा भी नहीं चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए, बस उतना ही कहा उन्होंने। आपके लिए इज्जत, आपके लिए आपकी एक अल्फाज से कल इज्जत बढ़ गया। और हमारे नवीद इकबाल साहब भी यहीं पे हैं। आपके लिए वो एक बात जो आपने कहा हकीम भाई कि हम लोग बहुत पॉवर्टी से उभर के आके, हम लोग यहाँ तक गरीबी से उभर के आके यहाँ तक आए। मेरे 5 बच्चे हैं साहब, मैं हर किसी को मैं आला से आला तालीम दिला के किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को टीचर बनाया, किसी को कुछ और बनाया। आज सब बच्चे खुश हैं मेरे, मैं भी खुश हूँ। पर मुझे अपना ज़मीर कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता हूँ इस बात पे, बल्कि साहब भी बोले कल। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ही वादा कर रहा हूँ आज। जुबली हिल्स तो एक छोटी मजली है, अपने लिए एक छोटी जंग है, पर बड़ी जंग तो हमारी 2028 में होना है। केसीआर साहब जो हैं ऐसे सेक्युलर लीडर हैं, तारीख में शायद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा काम आज तक नहीं किया। आप एक बार सोचिएगा, अभी हमारे शकील साहब कह रहे थे आपसे जब मुखातिब हुए कि आला से आला तालीम। एक बार सोचिए आप, 1,40,000 बच्चे आज टिमरिस स्कूल में पढ़ते हैं। 1,40,000, एक बच्चे पे, एक बच्ची पे 1,25,000 रुपया सालीना खर्च किया जाता है। किस वजह से? किसने कहा केसीआर साहब से कि आप ये करो? उनके दिल में है कि हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाले नस्लें दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें होना चाहिए, ग्लोबल सिटीजन बनना चाहिए वो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, ईसाई हो, जो भी हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, केसीआर साहब की जो एजेंडा है वो सेक्युलर एजेंडा है। वो खुद हिंदू है, वो अपने धर्म को नहीं छुपाते हैं, वो धर्म को अपने बीजेपी वालों की तरह सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, केसीआर ने तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मंदिर अगर कोई बनाए तो केसीआर बनाए यादगिरी गुट्टा में। वो छुपा छुपी कुछ नहीं करे केसीआर साहब, खुल्लम खुल्ला करे, बाज़ाब्ता करे, टेंपल भी बनाए, यज्ञ भी करे और हर किसी की रीत और रिवाज की भी इज्जत केसीआर साहब करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो। इसीलिए अगर एक मुसलमान बच्ची की शादी में शादी मुबारक मिलता है तो हिंदू बच्ची और क्रिश्चियन बच्ची की शादी में कल्याण लक्ष्मी मिलता है। अगर एक हिंदू बच्ची को साड़ी मिलता है बतकम्मा दशहरा के दौरान, तो रमजान तोहफा मिलता है हमारे गरीब मुसलमान भाइयों को, बहनों को। और हमारे क्रिश्चियन भाई अगर हैं, ईसाई हैं, तो उनको क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता है। ऐसे सेक्युलर लीडर तारीख में हिंदुस्तान में आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। एक और बात भी आपको याद दिलाता हूं मैं, तालीम और आसरा पेंशन और इसके अलावा काफी सारे जो मदद गरीबों को देना चाहिए, वो सब कुछ केसीआर साहब ने करने की कोशिश की। कांग्रेस के दौर में 200 रुपया पेंशन था, उसको 10 गुना बढ़ाया केसीआर साहब ने। आज आप देखिए क्या माहौल है हैदराबाद में, चाहे आप कोई भी मजहब के हो। आप 2 साल हो गया कांग्रेस की हुकूमत आके, इंदिरम्मा राज्यम बोले,
इंदिरा महाराज्यम, इंदिरा महाराज्यम। क्या है इंदिरा महाराज्यम? गला तोड़ना। क्या है इंदिरा महाराज्यम? जो वादे करे उसको पूरी तरह से नहीं निभाना, यही आपकी राज है। 420 वादे करे, एक नहीं दो नहीं, 420। 6 गारंटी दिए, उसमें से एक फ्री बस बोल के वो दे दिए। वो फ्री बस भी क्या चीज है? औरतों को फ्री, उनके शौहर को डबल रेट। क्या है का फ्री? आप सोचो, आप इसको हैदराबाद में क्या बोलते मालूम? बैगन की बात बोलते। आप सोचो एक बार, औरतों को फ्री कहते, शौहर को डबल टिकट, और बच्चों को बस पास बढ़ा देना 25%, उसको भी इंक्रीज कर दिए। तो क्या फायदा हुआ फिर घर में? कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हाँ मार ले रहे तो वो तो है ही, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं। बस आप एक बात सोचिए, 2 साल हो गए इनको, शायद वक्त नहीं मिला चीफ मिनिस्टर को। एक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी से। हिंदुस्तान में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसी कांग्रेस हुकूमत है जहां कोई रिप्रेजेंटेशन है मुसलमान का। ना कोई मुस्लिम एमएलए है, ना कोई मुस्लिम एमएलसी है, ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर है। बार बार चीफ मिनिस्टर यही कहते हैं कि भाई आप लोग एमएलए नहीं जिताए। मैं पूछना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब से, भाई आप 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको। आपके लिए जो कुर्बानी करे शब्बीर अली साहब, वो नहीं दिखे आपको। सीट कुर्बानी कर दिया उन्होंने, खामारेड्डी छोड़ के निजामाबाद गए, वो हार गए बेचारे वहां पे, वो भी नहीं दिखे आपको। अजहरुद्दीन साहब बेचारे अच्छे खासे क्रिकेटर थे हमारे कैप्टन साहब, उनको भी बकरा बना दिए। उनको इलेक्शन में तो टिकट दिए 2023 में, हार गए उन्होंने, ठीक है। फिर एमएलसी बना के वजीर बनाते, नहीं बनाए। 6 लोगों को जब मौका दिया आपने 2 साल में, नहीं दिखे आप, कोई नहीं दिखे आपको। एक आमिर अली खान साहब को बनाए, हां, पर मालूम होते हुए, क्या मालूम था उनको? कोर्ट में केस चल रहा, कचहरी चल रही, मालूम थी उनको। नहीं होना है मालूम था, जानते हुए फरेब झूठ के बुनियाद पे उनको बना के उनकी बेइज्जती करे कांग्रेस वाले। और उनको यह भी मालूम है, जब आमिर अली खान साहब का कोर्ट ने रोक दिया तो अजहरुद्दीन साहब को फिर एक बार कैबिनेट में अगर आप सिफारिश करेंगे, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा उसका, लटकते रह जाएंगे उन्होंने बीच में। वैसे ही मालूम है उनको, बलि का बकरा बना दिया उनको फिर एक बार। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, झूठ और फरेब के बुनियाद पे जो हुकूमत चल रही कांग्रेस की यहां पे, इसको सबक सिखाने का एक शानदार मौका आज जुबली हिल्स में आपके सामने है। भाइयों, आज एक आदमी नहीं, हर कोई परेशान है तेलंगाना में। अब यहां पे हैदराबाद में हमारे जितने बच्चे हैं, नौजवान लीडर है और नौजवान बच्चे जितने भी हैं, काफी लोग रियल एस्टेट में मार्केटिंग करते रहते, काफी लोग रियल एस्टेट में थोड़ा अपना अपना, रंगारेड्डी में, हैदराबाद में, इधर इतराफ में, मेडचल में, इसमें डूबे हुए रहते रियल एस्टेट में। आज पूरा रियल एस्टेट तमाम हो गया रेवंत रेड्डी आने के बाद। ना सिर्फ रियल एस्टेट, ऑटो वाला का कारोबार बंद। मैं 1-2-4 महीने पहले मैं आ रहा था यहीं पे पार्टी ऑफिस, तो बीच में सिटी सेंटर के पास वो लाइट आ गया, रेड लाइट, तो वहां रुक गया मैं। साइड में एक ऑटो आ गया, वो ऑटो वाला भाई साहब बोले सलाम, मैं बोला सलाम। बोले साहब जरा शीशा नीचे करो, मैं बोला शीशे नीचे कर लिया। मैं पूछा उनसे कहाँ जा रहे, तो बोला सवारी है, जा रहा हूँ साहब। उन्होंने पूछे कि साहब वालिद साहब कैसे, मैं बोला ठीक। मैं बोला आपका क्या नाम, बोले महमूद। तो महमूद भाई क्या हाल, बोले बर्बाद है सब, और क्या हाल है, बर्बाद है। मैं बोला क्या हुआ, बोले जब से हुकूमत आई सब धंधा बंद साहब। इससे पहले 1000 रुपया कमाता था, 1000-1200 रुपया कमाता था पर दिन, आज 400-500 भी बहुत मुश्किल से मिल रहा साहब। तो मैं बोला क्या करेंगे महमूद भाई, एक गलत वोट की सजा 5 साल है ना, क्या करूं। उन्होंने क्या बोले मालूम महमूद भाई मेरे को, साहब कोई तरकीब नहीं है क्या, साहब कोई तरकीब नहीं है क्या। तो मैं आपसे आज कहना चाहता हूं तरकीब है। जुबली हिल्स में मुंह तोड़ जवाब दो, जमानत जब्त करो, कांग्रेस की जमानत जब्त करो, तब जाके एहसास होता इनको, तब जाके पता चलता है इनको कि अवाम कितनी दुखी है, अवाम कितनी दर्द में है। आज कोई खुश नहीं है। खबरस्तान का मसला भाई ने उठाया, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आज, अगर हुकूमत नहीं मानती है सीधा सीधा जिद्दोजहद करेंगे, जल्द से जल्द इनसे छीनने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत नहीं मानती, 2 साल में हमारी हुकूमत वापस आ रही, केसीआर साहब फिर चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। और मैं वादा कर रहा हूं आपके साथ, पहले ही हफ्ते में जीओ निकालेंगे, आपको आपके हवाले कर देंगे, जो भी जमीन वहां पे है आपके हवाले करेंगे। और साथ साथ बड़े भाई, साथ साथ एक और बात भी कह रहा हूं, अगर वहां सरकारी जमीन नहीं मिलती,
अगर प्राइवेट की जमीन भी है तो 2-4 एकड़ वहीं प्राइवेट की जमीन भी खरीद के आपको देना मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं भाइयों से मैं एक और चीज भी कह रहा हूं, हम ये वादा ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। जो बगल में सनत नगर है वहां पे मैंने ही दिलवाया था, वहां पे 4 एकड़ जमीन हैदराबाद पब्लिक स्कूल की लेके खबरस्तान के लिए हम नहीं दिलवाया था, केसीआर हुकूमत ने दिलवाया था। अंबरपेट में हमारे एमएलए साहब यहीं पे थे अभी, वेंकटेश साहब, अंबरपेट में भी 5 एकड़ जमीन वहां पे भी दिलवाया था हमारी हुकूमत ने। साथ ही साथ हमारे महमूद अली साहब जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, साबिका रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उनके फर्जन हमारे भाई आजम भी यहां बैठे हुए हैं, उनके सदारत में 125 एकड़ जमीन 125 एकड़ जमीन हमने रंगारेड्डी में और मेडचल में हमारे भाइयों के लिए बरेल ग्राउंड खबरस्तान और सिमेट्री के लिए क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए 125 एकड़ जमीन देने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है, एक नहीं दो नहीं। तो इसलिए भाइयों जुबली हिल्स में, हाँ मैं हाकिम भाई को भी कल बोला था, हमारे जहन में आए नहीं, वरना कब का हो जाता, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कब का हो जाता। हिर्रागड्डे का हो या शेखपेट में जो बगल में आपका वहां पे भी एरिया है, वहां पे भी हो जाता कब का। अब आप इस आदमी को देखिए, रेवंत रेड्डी को एक बार समझने की कोशिश करिए। बोल दिए हड़बड़ी में कि वहां दे दिया आपको जमीन, कहाँ है वो जगह, क्या अलकापुरी कॉलोनी, शेखपेट के इतराफ में, उसके बगल में वहां पे अलकापुरी कॉलोनी बोल के है। सुबह बोले हाँ दे दिए भाई, चलो ले लो, 200-500 गज, क्या है वो 2500 गज। सुबह बोले कागज निकाल दिए, दे दिए, ले लो जाओ, फिर आर्मी वाले आ गए दोपहर। ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि बीसीस का जो 42% रिजर्वेशन बोल के जीओ निकाले, उनको मालूम है कि कोर्ट उसको रोकने वाला है, फिर भी दिए। वैसे ही उनको मालूम था कि जो कागज दे रहे हैं 2500 गज का जमीन, वो भी नहीं टिकेगा, आर्मी वाले आएंगे रोकेंगे, मालूम था, पर होना बोल के दिए और बेइज्जती भी करवा दिया। धोखा करे, बेइज्जती भी करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, जो भी कांग्रेस करती है, जो भी कांग्रेस करती है, आप सोचो, अगर आज राहुल गांधी बोलते हैं बिहार में, क्या बोलते हैं राहुल गांधी वहां पे, कि 65 साल बाद, 80 साल बाद मुसलमान आज भी गरीब है, पासमंदगी में है, लाचारी में है, तो कौन जिम्मेदार है? 65 साल हुकूमत चलाने वाला कांग्रेस कि 10 साल तेलंगाना में हुकूमत चलाने वाले केसीआर, कौन जिम्मेदार है? आपको 10-11 मौका देने के बाद अगर आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आज मुसलमान गरीब है, लाचार है, तो कौन जिम्मेदार रहे? किसको वोट देना चाहिए फिर? तो इसीलिए मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुबली हिल्स में जो हो रही है ये इंसाफ की जंग है। आज 10 साल की केसीआर की हुकूमत आपके सामने है, क्यों काम हमने किया, शेखपेट की फ्लाईओवर आपके सामने है, घर घर में जो 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया गया वो आपके सामने है, 24 घंटा जो बिजली जलती थी वो आपके सामने है, और हमारे गरीब भाई, जो गरीब हमारे भाई बहन है, जिनको 2000 का वजीफा आसरा पेंशन जो केसीआर ने दिया वो आपके सामने है, गरीब बच्चियों की शादी में जो शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया गया वो आपके सामने है, और 20-20 लाख देके माइनॉरिटी ओवरसीज स्कॉलरशिप, नहीं, मैं उसके बारे में भी बोलने वाला हूं। बड़े भाई 1 मिनट, हमारे भाई बोल रहे हैं, क्या नाम है बड़े भाई? मोहम्मद अब्दुल खादर। नहीं, वो देने वाले भी नहीं है, उनका कोई एजेंडा में भी नहीं है। उन्होंने आदमी ऐसा है, 1 तोला सोना भी देता हूं बोला, आज किसी को सोने तक नहीं दे रहा, गरीबों को सोना नींद हराम कर दिया। उन्होंने कहां देगा सोना छोड़ो, उन्होंने रोल गोल्ड तक नहीं देता। मैं क्या बोल रहा हूं साहब, उनका एजेंडा बस एक ही था, हथेली में जन्नत दिखाओ, आवाम को गुमराह करो, गद्दी हासिल करो, सत्ता हासिल करो, बस उतना ही था। उसके बाद में आज लूटमार चल रहा। अभी मैं जब आने से पहले यहाँ पे एक प्रेस मीट करके आ रहा हूं, आज मालूम है आपको क्या हो गया? एक ईमानदार ऑफिसर थे हमारे तेलंगाना रियासत में, जिनका नाम है सैयद अली मुर्तजा रिजवी, ईमानदार ऑफिसर, 99 बैच का आईएएस ऑफिसर है, बहुत ईमानदार, हमारे साथ भी काम कर चुके हैं। आज उनको मजबूरन 10 साल उनका सर्विस है, उनको मजबूरन आज वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब को एक ख्वाब आया, उनके दामाद को, कि एक्साइज का टेंडर मेरे को चाहिए 500 करोड़ का, और मिनिस्टर है जुपल्ली कृष्णा राव, उनके बेटे में भी एक
बेटे को भी वही ख्वाब आया उसी रात को कि मेरे को चाहिए टेंडर। दोनों में लड़ाई हो गई, सीएम के दामाद और वजीर के बेटे के बीच में लड़ाई हो गया। दोनों के बीच में फंस गया कौन बेचारा? रिजवी साहब आईएएस। उनको आज मजबूरन 10 साल उनका सर्विस है आगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा आज। किस वजह से? क्योंकि दोनों के आपसी में टक्कर हो गया, ना उनका बात सुनना था, इनका बात सुनना था, ईमान का सुनना था। इसीलिए बोले रिजवी साहब उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मतलब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पोस्ट होता है आईएएस ऑफिसर के लिए, उस हद तक जाने की उनको एक रास्ता साफ था उनके लिए रिजवी साहब को, पर वो छोड़ दिए, आज इस्तीफा दे दिए। ये हालत है आज तेलंगाना में। जब कोई आईएएस ऑफिसर का खुद का अगर कोई उनको नहीं बचा पा रहा वहां पे सेक्रेटेरिएट में, तो एक गरीब मुसलमान जो हमारे जुबली हिल्स में, जो हमारे रहमत नगर में, बोरेबंडे में, सोमाजीगुड़ा में, जिसको जो वादा किया गया था शेखपेट में, उनका क्या? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर कमजोर का आवाज मजबूत करना है तो सिर्फ एक गुलाबी झंडे से, केसीआर से होना है, किसी और से नहीं होना है। दूसरी बात भी कह रहा हूं मैं, कल इनको मैंने जो एक बात बोला, हां मुझे एक डर है, मुझे दुख है इस बात का। हिंदुस्तान में जब आज माहौल हम देखते हैं, आज हमारी जो मरकज हुकूमत है, मरकज में जो हुकूमत है, वो आज अवाम को क्या सिखा रही है? बस वो यही कर रहे हैं, हर घर जल बोलते हैं, हर घर जल बोलते हैं, हर दिल में जहर भर रहे हैं, हर दिल में जहर भर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ करते नहीं है। 11 साल से कुछ करते नहीं, आगे भी कुछ करेंगे नहीं। हाँ मुझे डर है, जो एक हैदराबाद थी जिसमें मेरी परवरिश हुई, जहां मैं बड़ा हुआ, जहां मैं स्कूल गया, वो वाला हालचाल आज नहीं है, वो वाला हालत आज नहीं है। मुझे तब अंदाजा भी नहीं था 35 साल पहले जब मैं स्कूल में था, 40 साल पहले, कि मेरे जो सीट में, मेरे जो बेंच पे मेरे साथ जो बैठा है वो कौन जात का है, क्या नाम है, क्या मजहब है। वो दोस्त था बस। हम लोग जाते थे रमजान उसके घर, वो आता था हमारे घर दशहरा। वो एक अच्छा सा, एक जबरदस्त एक दूसरे का रीत और रिवाज को इज्जत करने का एक था। हम जाके शीर खुरमा खाते थे, वो आके हमारे यहाँ अरशेलू खाते थे। वो एक अंदाज था। पर आज क्या हालत है हिंदुस्तान में? एक दूसरे को शक की नजरिए से देखना। आप पहले आपका जात क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका मतलब आज गवर्नमेंट ये बोल रही अपने को कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। ये हालात को देख के आज अगर आप सेक्युलर फोर्सेस की शक्ति अगर आप नहीं मजबूत करोगे, सेक्युलर ताकतों को अगर आप मजबूत नहीं करोगे, तो और भी मुश्किल दौर जो आज माहौल हिंदुस्तान में है, तेलंगाना में भी हो सकता है। इसीलिए हम सबको एकजुट होना है, जैसा सलमान ने कहा, एकजुट होना है, एकजुट होकर लड़ना है। और ऐसे सेक्युलर लीडर केसीआर, इनको मजबूत करना है। मजबूत करके जो जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट जो चल रही है यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की, इनको किसी भी हाल हराना है। आप शायद हैरान होंगे कि भाई उन्होंने जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट कई को बोल रहे हैं। जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट इस वास्ते बोल रहा हूं भाई, एक मिनट गौर करो आप। एक साल पहले करीब नहीं, एक साल हो भी गया, 27 सितंबर 2024, एक साल पहले यहां के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनके घर पे ईडी का रेड हुआ। जब रेड हुआ, पूरे मीडिया दिखा रही थी कि नोट गिनने वाले 2-2 मशीन उसमें रेड में अंदर गए। बाहर क्या आया एक साल बाद? ना कोई एक प्रेस नोट, ना कोई केस। क्या बरामद हुआ किसी को नहीं मालूम, भगवान को भी नहीं मालूम। एक साल हो गया, एक कांग्रेस के मिनिस्टर पे रेड होता, पर आज तक कोई केस नहीं होता। क्यों? आपसी में अच्छा जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट चला रहे दोनों। दूसरी बात, अमित शाह जी पे एक केस बनी थी इलेक्शन के दौरान। केसीआर साहब की हुकूमत थी, केस बनाए हम लोग, क्योंकि वो कुछ बोले, इलेक्शन कोड वायलेट करे, केस बनाए। पता है कौन वापस लिया केस? रेवंत रेड्डी साहब। और तीसरी बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल बीजेपी लाई, हम उसका मुखालिफत करें, 4 वोट है हमारे राज्यसभा में, उसके खिलाफ वोट भी करे, फिर भी बिल पास हो गया क्योंकि बीजेपी के पास ताकत है, नंबर है, पास हो गया बिल। आपको पता है 28 रियासतों में पहली ऐसी कौन सी रियासत थी जो वक्फ बिल को अमल करने के लिए तैयार हो गई? कोई बीजेपी गवर्नमेंट नहीं हिंदुस्तान में। पहला गवर्नमेंट हिंदुस्तान में, पहला रियासत जो तैयार हो गया वक्फ बिल को अमल करने में, वो था रेवंत रेड्डी की हुकूमत। और एक चीज भी आप बोलिए, सोचिए, ऊपर राहुल बाबा है, रोज छींकते रहते, चिल्लाते रहते कि संविधान बचाओ,
माइनॉरिटी की रक्षा करो। गुजरात मॉडल बेकार है, ऊपर राहुल बाबा गुजरात मॉडल बेकार बोलते, यहां रेवंत बाबा क्या बोल रहे हैं? गुजरात मॉडल बेकार नहीं है, गुजरात मॉडल शानदार है, वही हमारे लिए एग्जाम्पल है। ऊपर राहुल बाबा बोलते अदानी फ्रॉड है, रेवंत बाबा क्या बोलते? अदानी हमारे फ्रेंड है। राहुल बाबा बोलते चौकीदार चोर है, रेवंत बाबा बोलते चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई है। अब बड़े भाई तो क्या बोलते हो? बड़े भाई तो माशाअल्लाह, छोटे भाई सुबह, वो वाला हालचाल है। ऊपर बड़ा मोड़ी या नीचे छोटा मोड़ी, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों भी जगह बुलडोजर राज। वहां पे उन्होंने बुलडोजर चला रहे यूपी में, और यहां पे इन्हों हाइड्रा के नाम पे गरीबों के घर तोड़ने लग गए। आप मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से, हैदराबाद में जितने हमारे भाई है बहन है, आपसे पूछना चाहता हूं, एक ईंट भी लगाया क्या रेवंत रेड्डी 2 साल में? एक नया घर बनाया इन्हों? पर कितने घर तोड़ दिए, कितने घर तोड़ दिए। इसलिए मैं आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज जो लड़ाई जुबली हिल्स में हो रही ना, लड़ाई जो है कार और बुलडोजर के बीच में हो रही। अगर आपको बुलडोजर मंजूर है, बुलडोजर मंजूर है, अगर आप वोट देंगे तो हाइड्रा आपके घर आ जाएगा। आप देख लो, उधर कार इधर बुलडोजर। अगर एक और तरीके से मैं बोलूं तो मैं इतना ही कह के बंद करूंगा, उधर कार है इधर बेकार है। आप सोच लो, कार हमारी है, बेकार रेवंत रेड्डी है। सबको 2 साल में सबको सबके साथ धोखा दिया, सबको धोखा दिया और सबको गुमराह किया। और अगर हैदराबादी अल्फाज में कहूं आखिरी में, 2 साल में क्या करा रहे भाई रेवंत रेड्डी बोले तो 2-4 अरे इन्हों क्या क्या तो भी बोले साइड में से, क्या करा रहे भाई रेवंत रेड्डी बोले तो हमारे कार्तिक भाई बोले बैगन में मिला दिया करते। मैं बस इतना ही बोलूंगा। मैं एक अच्छा सा एक सोशल मीडिया में एक चीज देखा हूं 2-4 दिन पहले। एक मुशीराबाद का बच्चा है, क्या नाम है उसका? आप हो? आप ही हो क्या? नहीं, तो मुशीराबाद का एक बच्चा है, जबरदस्त एक रील बनाया, मैं देख के खुश हो गया। क्या किया? अरे भाई रेवंत रेड्डी बोलते, ऊपर केसीआर साहब का तस्वीर लगाए, नीचे रेवंत रेड्डी को ऐसे दिखा रहे, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, बस उतना ही, और कुछ नहीं। 2 साल खोजते खोजते टाइम पास कर लिए, एक भी आवाम के लिए कुछ काम या कुछ खिदमत तो नहीं करे। फिर एक बार गुमराह करने के लिए, फिर एक बार तरक्की के नाम पे धोखा देने के लिए जुबली हिल्स की आवाम को फिर एक बार धोखा देने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए भाइयों, आज सलमान के जुड़ने से, आज आप सबके जुड़ने से हमारी ताकत और बढ़ी, हिम्मत अफजाई हुई, आप सबका इस्तेकबाल। और मैं वादा कर रहा हूं, ये जो नौजवान बच्चा है, बहुत मैच्योर बच्चा है, इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। जय तेलंगाना। चार मीनार नर्सरी, जी हाँ, एक ऐसा नाम पिछले 45 वर्षों से आपके बगीचों को खूबसूरत बना रहा है। क्रोटन प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और इंडोर ऑक्सीजन प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स और हाइब्रिड फ्रूट प्लांट्स, बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश। चाहे आपका फार्म हाउस हो या होम गार्डन, हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट गार्डनिंग सर्विस और मेंटेनेंस भी। जी हाँ, हमारे यहाँ कोरियन कारपेट ग्रास भी अवेलेबल है, परफेक्ट फॉर टेरेस, बालकनी और डेकोरेशन के लिए। प्लांट्स रेंट पर भी दिए जाते हैं। चार मीनार नर्सरी, तालाब कट्टा मेन रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9849291273। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।